बिहार स्टेट 2025 के रिगार्डिंग आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो अनिवार्य आपका जो टॉपिक है आर्ट ऑफ टीचिंग, इसका ये मैंने कंप्लीट PYQ सीरीज शुरू किया है। ये पहला वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग अधिक अधिक पसंद करेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, यदि आप लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाइएगा, तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँगा और आपके परीक्षा से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है, यहाँ आप लोगों को पता होगा कि जो बिहार स्टेट मतलब जो आपका बिहार में शिक्षक पात्रता की जो परीक्षा होती है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कराई जाती है, ये आपका प्रीवियस ईयर का सीरीज है। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सब आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक आप लोगों को लाइक करना है। यदि आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैंने जैसे आपको बोला मैं आपका सीरीज कंटिन्यू रखूँगा। पहला देखिए क्वेश्चन है, तथ्य से संबंधित ज्ञान है। सारा मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी इधर उधर क्वेश्चन नहीं लिया गया है। आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सर्च करके भी देख सकते हैं, सारा आपके पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप लोग देखेंगे प्राइवेट बुक्स में लेंदी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके परीक्षा में नहीं आते। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, तथ्य से संबंधित ज्ञान है। पहला ऑप्शन कर रहा है प्रत्यात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान और तथ्यपूर्ण ज्ञान। अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान। प्रक्रियात्मक ज्ञान में होता क्या है, इसमें जो भी शिक्षार्थी होते हैं उनकी इंद्रियां इसमें शामिल होती हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से बात करूं तो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है, समस्या को हल करने का जो अभ्यास होता है, किसी विशेष सिचुएशन को समझने की जो क्षमता होती है, वो सारी प्रक्रिया जो है आपकी प्रक्रियात्मक ज्ञान में आती है। तो तथ्य से संबंधित जो भी ज्ञान होता है वो प्रक्रियात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तत्व को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना क्या कहलाता है। अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संश्लेषण। ये संश्लेषण की परिभाषा ही होती है कि तत्वों को एकत्रित करके नए रूप में आकार दे देना संश्लेषण ही कहलाता है। अगर मैं बात करूं इसमें छात्र करते क्या है, तो छात्र इसमें अपनी संपूर्ण सूझबूझ के साथ, सृजनशीलता के साथ इसमें विकसित करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। अगर एग्जाम्पल अगर सोचिएगा तो इसका तो निष्कर्ष निकालना, किसी भी चीज़ के बारे में यदि कोई छात्र निष्कर्ष निकालता है तो क्या कर रहा है, संश्लेषण कर रहा है। सामान्यीकरण करना भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, सामान्यीकरण करना। नवीन योजना बना, जो नए हम लोग जो योजनाएं बनाते हैं वो सारा इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, नवीन योजना बनाना। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है। तो पहले आपको ध्यान में रखना होगा, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सामाजिक जो कौशल जो सहयोगी योजनाएं होती है इससे क्या क्या हम विकसित कर सकते हैं। तो देखिए इसमें विकसित की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपकी सुनने की क्षमता विकसित हो सकती है, प्रतिस्पर्धा मतलब ये कंपटीशन की बात कर रहा है कि आप लोग आपस में जो प्रतिस्पर्धा होती है वो आप विकसित कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सहयोग की भावना विकसित हो सकती है, आप लोग सहयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी को आप इनकरेज नहीं कर सकते हैं, प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर मैं क्वेश्चन पूछूँगी कि इसमें नेगेटिव पूछा गया है कि इसमें कौन सी विकसित नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है प्रोत्साहन या किसी को इनकरेज करना, प्रमोट करना। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि कौन सी है। यहाँ पर आपको 4 विधियाँ बतलाई गई है। पहली है व्याख्यान विधि, दूसरी है आपकी कार्यभार, तीसरी है परियोजना और चौथी है संगोष्ठी। अगर मैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगोष्ठी। ये आपकी सबसे कम आकर्षक विधि होती है। संगोष्ठी में होता क्या ये थोड़ा सा समझेंगे। इसमें छात्रों को हम लोग किसी चीज़ के बारे में चिंतन करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक्साइटेड बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। मतलब छात्र किसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड होगा, उसके बारे में थोड़ा सा सोचेगा, एक्स्ट्रा सोचने की क्षमता डेवलप हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ये आपके शिक्षण की आकर्षक विधियों में से एक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन पहला कर रहा है कार्यभार, दूसरा ऑप्शन कर रहा है परियोजना आधारित, ऑप्शन सी संगोष्ठी जिसकी मैंने पहले चर्चा की, और यहाँ पे इसके बात कर रहे हैं श्रुतलेख। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रुतलेख। श्रुतलेख में होता क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है सुने हुए को लिखना। श्रुतलेख मतलब होता है कि सुने हुए को लिखना, सुने हुए या जो भी बातें आपने सुने हुए को आप जो लिखते हैं उसको श्रुतलेख कहते हैं। ठीक है, इसे इमला भी कहा जाता है।
ये भी आपको ध्यान रखना होगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसे इमला के नाम से भी जाना जाता है। श्रुत लेखन से होता क्या है कि आपके कौशल विकसित करने के साधन होता है, लेकिन इसमें ये भी होता है कि इसके माध्यम से आप श्रवण कौशल को भी विकसित कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं। शिक्षार्थी जो है किस विधि में निष्क्रिय रहते हैं? अगर पहली विधि यहाँ पे लिखी गई है परियोजना विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि, अनुसंसाधन विधि। देखिए जो शिक्षार्थी होते हैं, ये स्टूडेंट की बात हो रही है, ये जो व्याख्यान विधि होते हैं इसमें वे लोग निष्क्रिय रहते हैं। ये मतलब आपका सिर्फ वो लोग इसको सुनते हैं, इसमें आपका रिप्लाई नहीं होता है, इसमें शिक्षक से वार्तालाप नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको जो बिहार विद्यालय परीक्षा जो समिति है उसने ऑप्शन डी को करेक्ट माना है। ऑप्शन डी को आपके बोर्ड ने करेक्ट माना है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा व्याख्यान विधि ही होगा। व्याख्यान विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये कैसी विधि है? तो शिक्षक केंद्रित विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है। परिसंवाद एक प्रकार का ये है क्या? कौन सी विधि है परिसंवाद? खोज विधि है, विचार विमर्श विधि है, व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है। तो अगर इसके आंसर की डायरेक्टली बात कर लेते हैं तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रदर्शन विधि है। चलिए आगे देखेंगे। अनुभाजी, इसका सिर्फ आपको डायरेक्टली मीनिंग ही पूछा है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जांच करना। क्या होता है? जांच करना। देखिए खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये किसने कहा है? अगर मैं बात करूँ तो एक यहाँ पे ब्रिटिश थे जिनका नाम कैल्डवेल कुक था, ऑप्शन ए। इनकी एक पुस्तक है द प्ले वे। इस पुस्तक में उन्होंने क्या ये भी कहा था कि खेल एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। उस पुस्तक के अनुकूल इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। और उनका एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे के दिमाग में खेल के अलावा कहीं कुछ काम नहीं करता, ये भी इनका ही कथन है। कैल्डवेल ने कहा था कि बच्चे के दिमाग में खेल के अलावा कोई भी चीज़ें काम नहीं करती है, और इनकी जो बुक है द प्ले वे इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भ्रमण विधि विकसित करता है। भ्रमण विधि किस चीज़ को विकसित करता है? तो सहयोग की प्रवृत्ति, रचनात्मक शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष ज्ञान के यहाँ पे विकसित होती है। भ्रमण से आपको प्रत्यक्ष ज्ञान मिलेगा, मतलब भ्रमण करेंगे तो जो भी चीज़ें आप होगी सामने से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। आपकी जो भी इंद्रियां हैं मन की सहायता से बिना डायरेक्टली उसको देखेगी, समझेगी। यहाँ पे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। विषय वस्तु निर्धारित करता है। तो विषय वस्तु यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन शिक्षक की मनोवृत्ति निर्धारित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षार्थी केंद्रित विधि क्या है? यहाँ पे कभी शिक्षार्थी केंद्रित विधि पूछा जाता है, कभी शिक्षक केंद्रित विधि पूछा जाता है। ये सारी विधि को आपको समझ लेना, जितनी विधियाँ हैं थोड़ा सा आप माइंड पर रख लीजिएगा। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको चार, मतलब कि यहाँ एक तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, और उसके अलावा जो तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे वो आपको समझ में आ जाना है कि वो शिक्षक केंद्रित विधि है। तो देखिए जो आपका व्याख्यान विधि होता है यह शिक्षक केंद्रित विधि होता है। निगमन जो विधि होता है ये भी शिक्षक केंद्रित विधि हो जाता है। निर्देश विधि जो होता है वो भी शिक्षक केंद्रित विधि हो जाता है। लेकिन जो आपका आगमन विधि जो होता है ये आपका शिक्षार्थी केंद्रित विधि होता है। तो यहाँ से आपको चार याद हो जाना चाहिए कि सिर्फ आगमन विधि ही आपका शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। उसके अलावा व्याख्यान विधि जो है शिक्षक केंद्रित विधि है, निगमन विधि भी शिक्षक केंद्रित है, निर्देश विधि भी शिक्षक केंद्रित विधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक शिक्षण है जो आपके ट्रांजिशनल शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन 4 दिया गया है। पहला है निगमन, सम्मिश्रित, खेल आधारित, प्रयोगात्मक। आपको पता होगा पहले से जो भी शिक्षा दी जाती थी वो खेल खेल में दी जाती थी। सारी शिक्षाएं खेल पे आधारित होती थी। जो हमारी पारंपरिक जो शिक्षण है वो है खेल से आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य से विशिष्ट उपागम है। यह परिभाषा दिया गया है निगमन के। निगमन का सिद्धांत ही कहता है कि सामान्य से विशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षण, आगे आपसे पूछ दिया शिक्षक केंद्रित शिक्षण किस प्रकार का आपका शिक्षण होता है? प्रजातांत्रिक, सत्तावादी,
रचनात्मक, आलोचनात्मक निर्णय वाला। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो शिक्षण केंद्रित जो शिक्षण होता है वो आपका सतहवादी होता है। क्या होता है? सतहवादी होता है। अगर वही मैं आपसे पूछूं कि जो छात्र केंद्रित विधि क्या होता है, जो प्रजातांत्रिक जो विधि होता है वो आपका छात्र केंद्रित होता है, छात्र केंद्रित होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। माप में पहला चरण है। माप का अगर चरण की बारे में बात करें तो क्या मापना है, ये पहला चरण होता है। इसके अगर बात करें, इसमें 4 स्तर बताए गए हैं। स्तर भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। पहला है नापिक मांग। पहला क्या है? नामिक मापक पहला होता है, नामिक मापक। उसके बाद अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपका क्रमिक मापक है। क्रमिक मापक, मापक मैं छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ क्रमिक लिख दे रहा हूँ। नामिक मापक, क्रमिक मापक। तीसरा है अंतराल मापक, अंतराल मापक। और चौथा नंबर पे आपका जो है वो है अनुपात मान मापक, अनुपात मापक। तो मापक यहाँ पे 4 चरण बताए गए हैं। आगे के देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी गुंजाइश सबसे कम है? अगर मैं बात करूँ ऑप्शन की तो मूल्यांकन, आकलन, माप, परीक्षण। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षण का जो आकलन, जो गुंजाइश होती है काफ़ी कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आखिर रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है इसका मेन मोटो क्या होता है? ऑप्शन से देखिए, अंतिम स्थिति को जांच करना, बिल्कुल गलत। अगली कक्षा में पदोन्नति, गलत। छात्रों का चयन करना, गलत। तो यही सही होगा, छात्रों के प्रगति का निगरानी करना। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है उसका मेन पर्पस यही है कि छात्रों के प्रगति को क्या करना है? निगरानी करना है। तो ऑप्शन आपका डी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका सही क्रम बताना है। क्या क्या लिखा गया है? तो इसमें है परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। अगर मैं इसके सही क्रम के बारे में बात करूं तो पहले परीक्षण होगा, मापन होगा, आकलन होगा, मूल्यांकन होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा? तो देखिए 4 ऑप्शन है। बहुविकल्पीय प्रश्न, निबंध, समापन, संक्षिप्त उत्तर। तो यहाँ पर जो MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसके लिए प्रश्न जो आपका ऑप्शन होता है वो आपका विश्वसनीय होता है। इसमें आपका प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय हो जाएगा MCQ बेस्ड वाले क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर बात करूँ, संरचित निबंध, असंरचित निबंध, संक्षिप्त उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो असंरचित निबंध होते हैं उनके प्रश्नों को विश्वसनीयता के साथ निश्चित कर पाना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? देखिए इसके लिए आपको सारा ऑप्शन पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं समझ सकते हैं। छात्रों को सीखने की कठिनाइयों का निदान कर सकता है, चिन्हित करने के लिए निबंध है, छात्रों का अनुमान लगा सकता है, वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? जो सबसे व्यापक है, जिसका मतलब व्यापक का मतलब होता है जो आपके बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होता है। मिलान, MCQ, ये सबको पता है क्या होता है MCQ। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? अगर मैं इसका आंसर की डायरेक्टली बात करूं तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इनका बुद्धि परीक्षण जो हुआ था 1904 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ये सेशन समाप्त होता है। कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप चाहते हैं कि सेशन को कंटिन्यू रखा जाए, परीक्षा से पहले सारा मैं आपका प्रीवियस करवा दूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।